हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं लगातार प्रयोगशाला परिचय की क्लासेस। जीव विज्ञान की क्लास जारी है और इसमें क्या देख रहे थे भाई? यदि हम बातें करें तो यहाँ पर हम पादप जगत स्टार्ट किए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स हम देख पा रहे थे, जिसमें से जंतु जगत है और पादप जगत दो भागों में विभाजित किया गया। जंतु जगत फिनिश हो चुका है और पादप जगत भी दो क्लास में आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पादप जगत में हमने क्या क्या देखे? तो पादप जगत के अंतर्गत, ठीक है, पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, ये किस प्रकार इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी देखे हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें पाया जाता है, क्या क्या होते हैं। फिर वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण इस प्रकार से पिछले दो क्लास पहले हम देख चुके हैं। इसमें हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरियोफाइटा की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ पर थैलोफाइटा आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और थैलोफाइटा के बारे में हम देखे थे। और थैलोफाइटों में कौन कौन से यहाँ पर पाए जाते हैं? तो शैवाल है, कवक है, जीवाणु, विषाणु और लाइकेन। और यहाँ पर शैवाल और कवक की बातें हम पिछले दो क्लास में हम कर चुके हैं, प्रॉपर हो चुका है। आज हम देखेंगे बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में और लाइकेन के बारे में। ये तीनों के बारे में आज पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो जीवाणु, विषाणु और लाइकेन ये क्या है? ये आपके थैलोफाइटा के एग्जाम्पल है। किसके है भाई? थैलोफाइटा के एग्जाम्पल है। चलिए, उसी को स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातें हो चुकी हैं, आप देख पाएंगे तो सवाल से संबंधित ये सारी बातें हो चुकी है। फिर हमने क्या देखी? कवक देखी, कवक भी हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु या जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु बैक्टीरिया ये किसके अंतर्गत रखे गए हैं? ये थैलोफाइटा के अंतर्गत रखे गए हैं। चलिए, तो इन्हें यहाँ पर कुछ परिचय देख लेते हैं, कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, क्या क्या बातें हैं इनके अंतर्गत। तो याद रखेंगे, सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? एंटोनी वॉन लियोनहॉक। याद रखेंगे, एंटोनी वॉन लियोनहॉक। ठीक है, उन्होंने सन 1863 में इनकी खोज की। किसकी? बैक्टीरिया की, जीवाणु की। लेकिन ये भी आपको याद रखना है, लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिया। नाम किसने रखा या नाम किसने दिया? तो याद रखेंगे, एरेनबर्ग। एरेनबर्ग, ठीक है, एरेनबर्ग ने नाम दिया है। याद रखेंगे किसको? बैक्टीरिया। क्लियर है यहाँ पर बातें? फिर जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? जीवाणु का अध्ययन या स्टडी ऑफ बैक्टीरिया जिसे हम कह सकते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर आपको याद रख लेना है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान के पिता। जीवाणु विज्ञान के पिता, या जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है भाई? चलिए, तो नाम याद रखेंगे, यही है आपका एंटोनी वॉन लियोनहॉक। कौन है? एंटोनी वॉन
ल्यूवेनहॉक, याद रखें, ठीक है। चलिए, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, ये भी आपको याद रखना है, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, या जिसे हम कहते हैं जीवाणु विज्ञान के, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पितामह, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पितामह। क्लियर है? तो ये कौन है भाई? रॉबर्ट कॉच। कौन है? रॉबर्ट कॉच। क्योंकि इन्होंने डिफरेंट चीजों में स्टडी किया और बताया कि किस किस में क्या क्या जीवाणु, जैसे इन्होंने जो है टीबी एंड हैजा के जीवाणु, ठीक है, टीबी हैजा जीवाणु से फैलते हैं और इनके जीवाणु की खोज इन्होंने ही की थी, ठीक है। जैसे टीबी और बैक्टीरिया की, सॉरी, टीबी और हैजा में जो रोग फैलता है, हैजा टीबी क्या है? रोग है, और उनसे जो रोग फैलता है तो कौन से जीवाणु, इसकी खोज, तो डिफरेंट जो है रोगों में ये बैक्टीरिया की खोज की है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इसको फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, फिर आपको कुछ और चीजें याद रखना है, जैसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता या पितामह, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पितामह। और वो कौन कहे जाते हैं भाई? लुई पाश्चर साहब। कौन? लुई पाश्चर, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको हटा देता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। चलिए, इन्होंने कहा कि जो किण्वन की प्रक्रिया है, देखिए इन्होंने, जो लुई पाश्चर साहब ने ये कहा कि जो किण्वन की प्रक्रिया है, फ्रेगमेंटेशन, किण्वन या जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, किण्वन या फ्रेगमेंटेशन की क्रिया जीवाणु से होती है। इन्होंने बताया कि किण्वन या फ्रेगमेंटेशन की क्रिया जीवाणु से होती है, ठीक है। देखिए, किण्वन या फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत बहुत सारे चीजों का निर्माण किया जाता है। जैसे इसको ये शराब जैसे बनाने में यूज करते हैं, वो किण्वन की प्रक्रिया से होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं ब्रेड वगैरह या जो क्या बोलते हैं ब्रेड फैक्ट्री वगैरह में यूज होता है, वो किण्वन की प्रक्रिया से होता है। और जैसे हम बोल सकते हैं दूध से दही बनना, हम पढ़ेंगे आएंगे, दूध से दही बनेगा, ठीक है, दूध को सड़ाएंगे फिर वो दही में तब्दील हो गया। एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा क्या दूध से दही में परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी जो प्रक्रिया है वो किण्वन या फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया है। तो ये जो बताया है, ये जो बताया लुई पाश्चर ने साफ बताया, इसलिए इसको सूक्ष्म विज्ञान के पितामह कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि किण्वन की प्रक्रिया भी जीवाणु की उपस्थिति में होता है, जीवाणु के कारण ही होता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये कुछ बातें हैं, इनके परिचय हैं जीवाणु के बारे में, ठीक है। खोज किसने की, नाम किसने दिया, जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु के पितामह कौन है, ठीक है, एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक, और इन्हीं को ही, ठीक है, इन्होंने ही खोज की थी।
फिर फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजिस्ट की बात करें रॉबर्ट काउच, टीबी और हैजा जैसे रोगों में इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की, किस कारण से ये टीबी रोग होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट रोगों में ये जो है बैक्टीरिया की खोज की। फिर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जिसे हम कहते हैं लुई पॉस्चर, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कि किण्वन की जो प्रक्रिया है वो जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है, जीवाणु की उपस्थिति के कारण जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, इन्होंने ये बताया। तो ये सारी बातें जीवाणु से संबंधित आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। और इनके बारे में और आगे कुछ और बात करते हैं, जैसे कि यदि हम बात करें जीवाणु के बारे में, तो जीवाणु याद रखेंगे, जीवाणु किसी भी स्थान पर रह सकते हैं, किसी भी स्थान में रह सकते हैं, रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, चाहे वो जल में हो, चाहे वो थल में हो, चाहे वो मिट्टी में हो, चाहे वो हवा में हो, किसी भी स्थान में रह सकते हैं, ठीक है। याद रखिए जो लगभग जो जीवाणु है वो 80 डिग्री सेल्सियस तक के जो टेम्परेचर है, 80 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को भी या में भी रह सकता है, में भी रह सकता है, रह सकता है, ठीक है। हम आम इंसान जो है 40-45 डिग्री सेल्सियस तक हम झुलस जाते हैं, 48 डिग्री सेल्सियस तक झुलस जाते हैं, लेकिन ये जो है जो बैक्टीरिया है वो 80 डिग्री सेल्सियस तक भी सरवाइव कर सकता है, रह सकता है, ये चीजें याद रखेंगे। चलिए, याद रखने वाली बात एक महत्वपूर्ण है, सेल वॉल इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है। देखिए, हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग सजीवों का वर्गीकरण किया था, तो मैंने बताया था कि सजीवों के वर्गीकरण के समय कि जंतु को हम अलग पार्ट में रखें और पादप को अलग पार्ट में रखें, और रखने का कारण क्या था भाई, रखने का कारण था सेल वाल, या जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, जिसमें कोशिका भित्ति मौजूद होती है उसको पौधों की कैटेगरी में रख दिए, और जिसमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल मौजूद नहीं होती उसको जंतु की कैटेगरी में रख दिए, ठीक है। इसलिए आप अगर सोचते होंगे कि बैक्टीरिया जो है या जीवाणु जो है वो एनिमल में आता होगा या जंतु के कैटेगरी में आता होगा, तो इसको याद रखेंगे, ये जो आता है ये पौधे की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और ये पौधे की कैटेगरी, पादप की कैटेगरी के अंदर ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, क्यों, क्योंकि इसमें सेल वॉल मौजूद है, कोशिका भित्ति मौजूद है, जब कोशिका भित्ति है इसका मतलब ये पौधे की कैटेगरी में आता है, इसलिए हम पौधे की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। अब भूल के बिना बैक्टीरिया है तो जीव है, तो ये मत बोलिए कि ये किसी जंतु के अंतर्गत या जंतु जगत में पाए जाएंगे, याद रखेंगे ये सेल वॉल मौजूद होने के कारण ये पादप जगत में पाए जाते हैं। याद रखेंगे ये सेल वॉल जो बनी होती है ये लिपिड की बनी, इनकी सेल वॉल जो है लिपिड लिपिड प्रोटीन एंड काइटिन की बनी होती है, ठीक है, लिपिड प्रोटीन और काइटिन की बनी, ठीक है, याद रखेंगे होती है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक बातें, और आगे हम बढ़ते हैं। ये एक कोश की होते हैं, एक कोशिकी एवं प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एक कोशिकी एवं प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आप जानते हैं, तो प्रोकैरियोटिक असिम्पशन केंद्र जिसमें केंद्रक पूरी तरह से उपस्थित नहीं होता, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें कमी रहती है,
ठीक है। और एक कोशिका कहने का मतलब है कि कोई एक एक कोशिका ही वो पूरा एक जीव बनता है। ठीक है, एक कोशिका से तो केवल एक कोशिका पाया जाती है। ठीक है, चलिए। चलिए, कोशिकांग भी नहीं मिलते, याद रखेंगे, कोशिकांग नहीं मिलेंगे। देखिए, कोशिका नहीं है, याद है कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। जब कोशिका ही नहीं है, मतलब कहने का मतलब एक कोशिका है और एक कोशिका है, इसका मतलब इसमें कोशिकांग भी नहीं मिलेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये क्या है, कोशिकांग है, कोशिका के अंग जो हमें पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य में पाए जाते हैं, जंतु जगत में पाए जाते हैं, बहुकोशिकी में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, तो ये जो है इसमें मौजूद नहीं होते। ठीक है, केंद्रक होते हैं, लेकिन केंद्रक कला और केंद्रिका ये मौजूद नहीं होते, याद रखिए। केंद्रक होते हैं, परंतु केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियोस, केंद्रिका, न्यूक्लियोस, केंद्रिका नहीं होती, नहीं होती। ठीक है, तो केंद्रक तो पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन केंद्रक कला और केंद्रिका मौजूद नहीं होते, ये याद रखें। ठीक है, चलिए, ये इनकी बातें थी, ये इनका जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है बैक्टीरिया के बारे में। अब देखते हैं बैक्टीरिया के महत्व। देखिए, बैक्टीरिया के महत्व हम देखेंगे, और देखिए बैक्टीरिया जो है हानिकारक होने के साथ साथ लाभदायक भी है, वायरस कभी नहीं। याद रखेंगे, वायरस के बारे में हम आगे बात करेंगे, पढ़ेंगे। वायरस हमेशा हमें क्या करेंगे, ठीक है, अगर रोग फैलाने वाला काम करेंगे, हमेशा वो हानि पहुंचाएंगे। लेकिन बैक्टीरिया जो है हानि पहुंचाने के साथ साथ हमारी आर्थिक मदद भी करते हैं। जैसे कि अभी जस्ट मैंने बात किया था कि जो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है, वो किण्वन प्रक्रिया कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाता है, और ये एक बैक्टीरिया की मौजूदगी में होता है, और इसी का नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये क्या हमें लाभ पहुंचाने का कार्य करता है, तो वही हम बात करेंगे क्या क्या महत्व है। चलिए, यदि हम बात करें जीवाणु के आर्थिक महत्व, जीवाणु के आर्थिक महत्व, चलिए, पहली बात याद रखेंगे, क्या क्या नाम याद रखेंगे, कौन कौन से जीवाणु और क्या क्या इनके महत्व है। तो राइजोबियम क्लोस्ट्रिडियम एक जीवाणु है, राइजोबियम क्लोस्ट्रिडियम। ये जो है, ये क्या काम करते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, याद रखेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, चलिए, पहली बातें। दूसरी बातें यदि हम बात करें, जैसे कि इसी को मैं लिख देता हूं लैक्टोबैसिलस, लैक्टो
बैसिलस। और लैक्टोबैसिलस जो है वो क्या काम करता है, दूध से दही में परिवर्तन करता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, तो दूध से दही में कन्वर्ट करने का या परिवर्तन करने का काम करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है दूध से दही में कन्वर्ट की जाती है इसकी वजह से। एक और है, याद रखेंगे, एसेटो बैक्टेरा बैक्टेरेक्टर। एसेटोबैक्टेरेक्टर ये ऐसे जीवाणु हैं जो सिरका का निर्माण में मदद करते हैं। याद रखेंगे, सिरका का निर्माण, तो सिरके के निर्माण में ये मददगार होता है, ये भी याद रखें। ठीक है, फिर आपको याद रखना है एक और, क्लोस्ट्रिडियम एसिटोबुलिसियम। ठीक है, लंबा नाम है, याद रखेंगे, क्लोस्ट्रिडियम एसिटोबुटिलियम बुटिलिकम, याद रखें, क्लोस्ट्रिडियम एसिटोबुटिलिकम। ये जो बैक्टीरिया है ये एल्कोहल और एसीटोन निर्माण में मदद करता है। अल्कोहल निर्माण में मदद करता है, ये आपको याद रखना है। एक और बैक्टीरिया का नाम है जो माइक्रोकोकस कैंडिडे। ठीक है, नाम याद रखेंगे, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। और ये माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, इसकी यदि हम बातें करें तो ये चाय उद्योग में, किस उद्योग में, चाय उद्योग में ये काम आता है। एक और महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है ई कोलाई। ई कोलाई, और ई कोलाई बैक्टीरिया आपके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया जो मौजूद होती है ये पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, जो आपके बड़ी आंत में, कहाँ मिलती है भाई, बड़ी आंत में पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का एक भाग है कोलन। कोलन एक भाग है लार्ज इंटेस्टाइन में ही। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में 3 भागों में इसको डिवाइड किए थे। ठीक है, तो उसमें से एक भाग है कोलन, तो कोलन में पाया जाता है। और याद रखिए इसका यूज, ठीक है, ये जो इसकी वजह से हमें जो रोग होता है, कौन सा, पेचिस रोग, वो क्या करता है, वो नहीं होता, क्योंकि ये जो जो जल है, जो जल है, जो हमारे बोल सकते हैं वेस्टेड मटेरियल, ठीक है, वेस्ट मटेरियल का जो भाग वो जल पूरी तरह से अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। ठीक है, यदि ऐसा नहीं हो पाता तो इसकी वजह से, इसके कारण, अगर ये मौजूद नहीं होगा तो उसके कारण से हमें पेचिस रोग हो जाता है। पेचिस लगातार लोगों को जो है टॉयलेट होते रहता है। ठीक है, तो ये पेचिस रोग हो जाता है इसकी वजह से। अगर ये नहीं हो तो, ये नहीं हो तो की बात है, ये है तो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि ये उस पानी को, जो वेस्टेड मटेरियल उस पानी को सोख लेता है। ठीक है, तो जो है वेस्ट मटेरियल आराम से बाहर निकल जाता है। चलिए, तो याद रखेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसकी कमी से पेचिस रोग हो जाता है, याद है, पेचिस रोग होता है। ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है आपके शरीर में, सभी के शरीर में। चलिए, एक और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 7वां पॉइंट जो है, एक है आपका बैसिलस मेगाथेरियम माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस, और इस बैक्टीरिया का जो यूज होता है वो तंबाकू में होता है। तंबाकू में
स्वाद बढ़ाने के लिए, स्वाद बढ़ाने हेतु, ठीक है, ये यूज किया जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया है, इतने सारे बैक्टीरिया को आपको नाम याद रखना होगा, ठीक है, बहुत सारे जो है बैक्टीरिया। चलिए अब देखिए, ये तो लाभदायक हो गए, हमारे लिए लाभदायक हो गए जीवाणु की आर्थिक महत्व हमारे लिए, लेकिन याद रखिए इनके साथ साथ हानिकारक भी है, ठीक है। जैसे क्या क्या हानिकारक है, तो याद रखेंगे मैंने डिशेस वगैरह पढ़ाया थे, ठीक है। रोग, मानव रोग जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था वायरस से होने वाले रोग, आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, ठीक है, ये सारी चीज मैंने पढ़ाया था, बताया था, तो उस समय मैंने बताया था, ठीक है। तो कौन कौन से रोग हैं, तो याद रखिए जीवाणु, जीवाणु से होने वाले रोग, होने वाले हानिकारक, और हानिकारक मतलब रोग या कोई बीमारी लेके आएगी, ठीक है, कोई रोग और या कोई बीमारी लेके आएगी हानिकारक में हमें। तो ऐसे रोग हैं जैसे कि आपका टाइफाइड इसी से होता है, टाइफाइड जीवाणु से ही होता है। आपका क्षय रोग या जिसे हम कहते हैं टीबी रोग, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी रोग इसी से होता है। प्लेग नामक रोग इसी से होता है, ठीक है। हैजा या जिसे हम कहते हैं कॉलेरा इसी से होता है। टिटनेस डिप्थीरिया, डिप्थीरिया इसी से होता है, टिटनेस इसी से होता है। निमोनिया, फिर आप देख पाएंगे काली खांसी, काली खांसी, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, सिफिलिस, मोएजैटिक, मेनिंजाइटिस, गोनोरिया, क्या है भाई, गोनोरिया है, याद रखेंगे गोनोरिया। ये ऐसे हैं, ठीक है, जीवाणु जो रोग फैलाने वाले काम करते हैं, बीमारी फैलाने वाले करते हैं। इसको डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा कि टाइफाइड में क्या होता है, क्षय रोग में क्या होता है, कौन सा टेबलेट यूज किया जाता है, ठीक है, इनके क्या लक्षण होते हैं, इनके रोकथाम किस प्रकार से की जाती है, ये सारी बातें अभी मैं नहीं करूँ, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ, ये बता चुका हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाएंगे और डिसीज वाले चैप्टर होगा, वहां पर देखेंगे। तो जीवाणु से, विषाणु से, आपके कवक से, ठीक है, जितने भी जो रोग फैलते हैं उसके संबंध में पूरी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप याद रखें। चलिए, तो ये इतनी चीजें याद रखेंगे, ये सारी बातें आपको जीवाणु से संबंधित याद रखना। चलिए, ये हो गया जीवाणु में, आप इतना ही याद रखेंगे। फिर चलते हैं विषाणु की तरफ, इसे कहते हैं वायरस। विषाणु या जिसे हम कहते हैं वायरस, वायरस किसी का दोस्त नहीं होता भाई, मतलब ये कोई आर्थिक महत्व नहीं पहुंचाता, ये खासकर रोग ही पहुंचाता है, ठीक है। देखिए इनकी बातें, देखिए जीवाणु की बात की जाए, जीवाणु की जो की है, सॉरी जीवाणु बोल रहा हूँ, विषाणु, वायरस, वायरस की खोज की है, उसका नाम याद रखेंगे इवानोवास्की, एक रूसी वैज्ञानिक है,
एक रूसी वैज्ञानिक इनोवेस्की ने इनकी खोज की है। और इन्होंने ये जो पाया है, देखिए खोजा है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी चीजों में खोजा होगा। जैसे हमने देखे थे सेल, रॉबर्ट जो हुक साहब ने सेल की खोज की थी, एक कॉर्क के ऊपर सेल की खोज की थी, कॉर्क में। फिर जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब हैं, उन्होंने भी सेल की खोज की, उन्होंने जीवित सेल की खोज की थी। ठीक है, माइक्रोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म, ठीक है, माइकोप्लाज्म नामक एक जो है यहाँ पर बैक्टीरिया में आपको देखने को मिल जाता है, एक सेल की खोज की थी। ठीक है, ये पढ़े हैं कि कहाँ किस स्थान को। उसी प्रकार याद रखेंगे कौन से किसने ये विषाणु की खोज की है, वायरस की खोज की है। तो याद रखिए उन्होंने एक रिसर्च शुरू किया था, ठीक है, टोबैको मोसेक रोग पर रिसर्च की। ठीक है, याद रखेंगे टोबैको मोसेक रोग पर रिसर्च के दौरान, रिसर्च रिसर्च के दौरान इन्होंने पाया कि जो जीव विषाणु है वो मिलता है, ये 1892 के आसपास इन्होंने की। ठीक है, और इसमें जो वायरस की खोज की, तो ये प्रथम वायरस याद रखेंगे TMV, या जिसे हम कहते हैं टोबैको मोसेस वायरस। क्या भाई? टोबैको मोसेक वायरस। और ये प्रथम वायरस है, ये क्या है? प्रथम वायरस है जिसकी खोज की गई थी। ठीक है, और खोज की गई थी वॉन भेस्की साहब। ठीक है, याद रख लेंगे टोबैको मोसेक, टोबैको मोसेक वायरस, TMV। ये पृथ्वी पर सबसे छोटी जीव है, ये भी याद रखेंगे। इससे थोड़ा से बड़ा है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया भी छोटा है, जो है आपके वायरस भी छोटा है, लेकिन सबसे छोटा जो है क्या है, वायरस है। बैक्टीरिया उससे थोड़ा बड़ा है। ठीक है, उसके दूसरे नंबर का छोटा हम बोल सकते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे सबसे छोटी जीव, छोटी जीव वायरस है। कौन है भाई? वायरस है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वायरस का अध्ययन, स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ वायरस या वायरस का अध्ययन या विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? ये क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। जैसे बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता था। ठीक है, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता था, उसी प्रकार वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं जीव और सजीव के मध्य बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, ये जीव एवं सजीव के मध्य, सजीव के मध्य बॉर्डर इनको कहा जाता है। और याद रखेंगे महत्वपूर्ण बातें, ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेड एवं सोन साहब ने दिया था। ठीक है, 4-5 सिद्धांत थे। ठीक है, तो वो आप पढ़ चुके हैं क्लास में। तो कोशिका सिद्धांत, वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते, पालन नहीं करते। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, वायरस कभी भी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते थे। ठीक है, जीव और सजीव के मध्य एक बॉर्डर लाइन है। पृथ्वी पर सबसे छोटी जीव है, स्टडी ऑफ वायरस, वायरोलॉजी। ठीक है, खोज इवोल्वस्की। ठीक है, ये वायरस के बारे में आपको याद रख लेना है। चलिए, ठीक है, तो इतनी बातें काफी है आपके लिए, बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी। क्लियर है? चलिए,
देखिए अब लास्ट अंतिम में जो बच जाता है वो कौन क्या है भाई, अंतिम में जो बच जाता है वो है आपका लाइकेन। क्या बच गया भाई, लाइकेन, क्योंकि हमारा शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु ये सारे हो गए, लाइकेन अंतिम है। और जैसे ही लाइकेन खत्म होगा हम जो चलेंगे किसमें, आपके ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा वगैरह ये सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए तो हम चलते हैं, अंतिम पड़ाव पर है हम अभी फिलहाल तो नेक्स्ट और लास्ट हमारा है लाइकेन। लाइकेन या जिसे हम कहते हैं लाइकेन। चलिए देखिए, लाइकेन हम बोल सकते हैं यह एक मिश्र जीव है। यह एक क्या है, मिश्र जीव है। मिश्र जीव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लाइकेन जो है, लाइकेन जो है दो तरह से, दो जीव से मिलकर बनी हुई है। एक तरह से हम बोल सकते हैं, एक तरह अब मौजूद है आपका शैवाल और दूसरा तरफ मौजूद है कवक। कवक और शैवाल से मिलकर बनी हुई है और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, इसको कहते हैं सहजीविता का एक उदाहरण है। सहजीवी पौधे के उदाहरण है। ठीक है, किसके उदाहरण है भाई, सहजीवी पौधे के उदाहरण है। दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। दोनों के घटक जो है जीवन यापन करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो लाइकेन है, सॉरी ये जो कवक है, ये जो आपका शैवाल है और आपका कवक है, ये दोनों मिलकर कैसे जीवन यापन करते हैं। देखिए शैवाल के बारे में मैंने पढ़ाया था और कवक के बारे में पढ़ा चुका हूं। शैवाल जिसमें आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसका मतलब क्या है, उसमें पनहरित पाया जाएगा। इसका मतलब क्या, वो स्वपोषी होगा। इसका मतलब क्या, वो भोजन खुद बनाएगा। जैसे नॉर्मल जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, और अपना भोजन स्वयं जो है तैयार करते हैं। ठीक है, ये बात मैंने बताया था। अब देखिए जो शैवाल है वो क्या करेगा, कवक को, कवक को क्या देगा, भोजन देगा। क्या देगा, भोजन देगा भाई, कि रहने के लिए साथ साथ जीवन यापन करे तो क्या करेगा, भोजन देगा। वहीं पर उसी के बदले, इसके बदले जो कवक क्या करता है, इसको जल प्रदान करता है। जल, खनिज लवण प्रदान करता है, खनिज लवण प्रदान करता है, जल प्रदान करता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है किसको, शैवाल को। तो अब भोजन दे रहे हैं, शैवाल कवक को भोजन देता है, कवक शैवाल को भोजन, ठीक है, कवक शैवाल को भोजन के लिए इसके बदले जल, खनिज लवण, सुरक्षा आदि प्रदान करता है। और ये दोनों साथ में रहकर जीवन यापन करते हैं। इसी को हम कहते हैं सहजीवी, सहजीवी पौधे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी को हम कहते हैं सहजीवी पौधे। और इस सहजीवी जब होता है तो इस प्रक्रिया को, इस संबंध, ये जो सहजीवी संबंध हम बोल सकते हैं सहजीवी संबंध, और इसी सहजीवी संबंध को किस नाम से जाना जाता है, हेलोटेज्म। याद रखेंगे ये जो सहजीवी संबंध है इसको हेलोटेज्म के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो ये एक मिश्र जीव है। चलिए परस्पर दोनों रहते हैं थैलस के रूप में, परस्पर एक साथ थैलस के रूप में रहते हैं। ठीक है, थैलस के रूप में रहते हैं, याद रखेंगे। थैलस, थैलस मतलब फैला हुआ, और थैलस का मतलब ये है कि हम
यहाँ पर ये नहीं समझ सकते कि इसमें जड़ कौन है, तना कौन है, पत्ती कौन है, थैलस बना हुआ है। चलिए क्लियर है यहाँ तक बातें। तो लाइकेन क्या है भाई, सीधी सी मैं बात कर रहा हूँ। लाइकेन क्या है, एक जो है सजीवता के उदाहरण में आप सवाल को देखिए, ठीक है। एक लाइकेन जो है एक मिश्र जीव है जिसमें शैवाल पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं, ठीक है। इनके जो घटक है, इनके जो जैसे शैवाल के भी घटक होते हैं और कवक के भी घटक है, इनके घटक है। जैसे कि इनकी बात करें फाइकोबैट, इसके घटक को हम किस नाम से जानते हैं ये भी याद रख सकते हैं, फाइको फाइकोबायट और माइकोबायट, कवक के घटक को माइकोबायट याद रखेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी याद रखेंगे। अब देखेंगे लाइकेन के क्या क्या महत्व है, क्या क्या महत्व है भाई ये याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लाइकेन के या लाइकेन की आर्थिक महत्व या महत्व हम बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। चलिए कौन कौन से इनकी ये महत्व है भाई लाइकेन की। तो ये कार्बनिक पदार्थ बनाने में मदद करता है, कार्बनिक पदार्थ निर्माण में मदद करता है, निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। जैसे अगर जो है यहाँ पर थैलस के रूप में रहता है कवक और शैवाल या लाइकेन जिसको बोल सकते हैं। लाइकेन जहां पर मृत हो जाएगी, मर जाएगी, वहां पर फिर जो है कार्बनिक पदार्थ बन जाएगा, ठीक है। और कार्बनिक पदार्थ बनेगा तो वहां से फिर कोई और जो है पेड़ पौधे उगने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखे हैं, ठीक है, कोई अगर पेड़ पौधे का जड़ थोड़ा से फैल जाता है तो फिर वो खाद वगैरह मिल जाने के फिर अलग पेड़ उग जाते हैं, उसके बीज वगैरह वो जो है गिर के नए पेड़ उग जाते हैं। उसी प्रकार ये कार्बनिक पदार्थ का जो निर्माण में मदद करता है और ये इसमें जो खाद वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये खुद से पेड़ उग जाते हैं अलग से, याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है, ये पॉइंट हो गए, मैं पॉइंट से लिख लेता हूँ एक दो करके। एक नंबर का जो आर्थिक महत्व और दूसरे नंबर के आर्थिक महत्व में चलेंगे तो वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक है, अच्छे सूचक है, ठीक है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जहां वायु प्रदूषण स्थानों में ये उगते ही नहीं है, जहां ये वायु, तो वायु प्रदूषण स्थानों में नहीं पाए जाएंगे, नहीं उगते या नहीं पाए जाते हैं। जैसे आप कोई शहर का क्षेत्र है, कोई फैक्ट्री एरिया है, कोई शहर का क्षेत्र है जो प्रदूषित जगह है, उस स्थान पर ये नहीं उगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सूचक है किसका, वायु प्रदूषण को। तो जहां वायु प्रदूषण है इसका मतलब समझ जाइए वहां लाइकेन आपको नहीं मिलेंगे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन है, तो वो कौन है, वो लाइकेन है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए कुछ लाइकेन जिसके उपयोग आप देख पाएंगे, जैसे कि एक लाइकेन का नाम है जो स्टेनिया आइसोलेटिया स्मेटोपारा मिनियटम, ठीक है। चलिए ये कुछ अलग ही नाम है भाई, सिट्रेनिया आइसलैंडिका लैंडिका एंड दूसरा है डर्मेटोकॉपन मिनिएटम। ये क्या है, ये लाइकेन है भाई, दोनों क्या है, लाइकेन है, लाइकेन।
और इस लाइकेन जो है, इस लाइकेन को हम किस नाम से जानते हैं? ये क्या है? स्टोन मशरूम है। स्टोन क्या है? मशरूम है। और मशरूम है इसका मतलब खाने का काम आता है, खाने का काम आता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्या काम आता है भाई? खाने का काम आता है। लाइकेन में एक चीज पाई जाती है, लाइकेनिक। याद रखेंगे, लाइकेन में एक चीज पाई जाती है, लाइकेनिन। और लाइकेनिन का जो यूज होता है, ये जो लाइकेन में पाया जाने वाला लाइकेनिन है, और इसका जो यूज होता है, इसका यूज होता है वो दवाइयों बनाने में। ठीक है, मेडिसिन में, दवाइयां बनाने में इनका यूज होता है भाई, याद रख लेंगे। एक और लाइकेन है जिसका नाम है आपका कैलेडोनिया। कैलेडोनिया। और कैलेडोनिया नामक लाइकेन का यूज होता है ज्वर या बुखार की दवाई। ठीक है, ज्वर या बुखार की दवाई बनाने में ये याद होता है। ठीक है, कुछ और लाइकेन है जो मैं यहीं पर लिख देता हूं। छठा नंबर की बात करें तो रेमेलाइना। रेमेलाइना ये ऐसा लाइकेन है जो परफ्यूम बनाने में काम होता है, परफ्यूम्स वगैरह बनाने में काम आता है। ठीक है, जैंथोरिया पिरिडिया ये जो है पीलिया उपचार में काम आता है। ठीक है, एक और लाइकेन है जिसे मैंने कहा जैंथोरिया पेरिएटिना। ये जो लाइकेन है पीलिया उपचार, किसके लिए? पीलिया उपचार में काम आता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे सारी बातें, लाइकेन के महत्व इतने सारे क्लियर है यहां तक। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे कुछ और पॉइंट्स। अभी क्योंकि ये लाइकेन खत्म हो गया, और लाइकेन के बाद हम जो चलेंगे वो किस पर चलेंगे? और ब्रायोफाइटा। ठीक है, थैलोडोफाइटा हो गए और ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में देखेंगे क्या क्या बातें हैं, तो वो सारी बातें हम करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, 2 मिनट का ब्रेक है। ब्रेक के बाद फिर जुड़ते हैं आप लोगों से, फिर चलते हैं ब्रायोफाइटा में। चलिए 2 मिनट वेट करिए।
चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। अब देखेंगे, देखिए आपका ब्रायोफाइट है, उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए, लाइकेन हो गए हमारा। नेक्स्ट ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा को इंग्लिश में भी वही नाम है भाई, ब्रायोफाइटा। हिंदी में वही नाम है, इंग्लिश में वही नाम है। चलिए, कुछ कुछ इनकी बातें कर लेते हैं। ब्रायोफाइटा का अध्ययन या स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा जिसे हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रायोलॉजी। ठीक है, ब्रायोलॉजी। जैसे बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी था, वायरस का वायरोलॉजी था, उसी प्रकार ब्रायोफाइटा का और ब्रायोलॉजी है, याद रखेंगे। फिर फादर ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी या ब्रायोफाइटा की जो पितामह हम जिसको हम बोल सकते हैं, और वो क्या है, ठीक है। तो याद रखेंगे हैडविग, 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 HEDWIG, हैडविग, याद रखेंगे। चलिए, ये याद रखेंगे, ये पादप स्थलीय थे। ये जो जो है, सॉरी, पहला जो है, फर्स्ट, प्रथम स्थली पादप है, स्थली पादप है। अभी तक जितने देख रहे थे, वो जितने थे वो जल में पाए जाते हैं, जल में खासकर ये स्थली पादप है। लेकिन स्थल के साथ साथ ये जल में पाए जाने के कारण इसको पादप जगत का, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई? पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है, और क्यों? चूंकि चूंकि ये जो है जल में, जल के साथ साथ थल में भी पाया जाता है। ठीक है, तो जल के साथ साथ थल में पाए जाने के कारण इसको पादप जगत का उभयचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रथम स्थलीय पादप है ही। सामान्यतः ये छायादार, याद रखेंगे, सामान्यतः यह छायादार एवं नम्य स्थान में उगते हैं, छायादार एवं नमी स्थान में, नम स्थानों में उगते हैं, उगते हैं। ठीक है, अब इसमें पर्णहरित पाया जाता है। याद रखिए, इसमें क्या पाया जाता है भाई? पर्णहरित पाया जाएगा, पाया जाता है। अब जैसे कि इसमें पर्णहरित पाया जाएगा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, कहने का मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस करेंगे इसका मतलब क्या होगा? ये स्वकोषी होंगे, कहने का मतलब है ऑटोट्रॉफ होंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉफ होगा, इसका मतलब है भोजन स्वयं बनाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, इतनी सारी हम बातें हम तो जानते हैं। जिसमें पर्णहरित पाया जाएगा, इसका तात्पर्य है कि वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, इसका मतलब है वो स्वपोषी होगा, इसका मतलब है कि भोजन स्वयं बनाएगा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा के वर्ग में जो भी पौधे आएंगे वो इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किया करेगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसकी जो संरचना है, इसकी जो संरचना है वो किस टाइप की है? वो थैलस टाइप की है। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया थैलस, हम थैलोडोफाइटा से, ठीक है, वो हम बातें कर रहे हैं, थैलोफाइटा से ही हम बातें करें, जिसमें थैलस पाया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है, थैलस है इसका मतलब आप जड़, पत्ती, तना में, जड़, पत्ती, तना में अंतर नहीं पता कर सकते, अंतर नहीं बता सकते। ठीक है, जड़, तना
पत्ती में अंतर नहीं बता सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस पौधे में जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ती क्या है। एक थैलस के रूप में ये पड़ा रहता है। ठीक है, चलिए, लेकिन याद रखिए जड़ के जो स्थान में है, जो जड़ जहां पर पाए जाते हैं नीचे वाले स्थान में, जड़ के स्थानों पर जड़ के स्थानों पर क्या पाया जाता है, आपका राइजोइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइजोइड, राइजोइड जो है किस प्रकार के जो है कैटेगरी में मिलता है, तो ब्रायोफाइटा मिलता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, राइजोइड पाया जाता है। जड़ के स्थान पर रोजाइट पाया जाता है, या जिसे हम कहते हैं रोजाइट को हिंदी में क्या, मूलाभास, मूलाभास या रोजाइट के नाम से जानते हैं। जड़ के स्थानों में रोजाइट मिलते हैं। ठीक है, थैलस का मतलब जड़, पत्ती, तना में आप भेद नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, इसमें संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक कौन कौन से होते हैं भाई, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम और आपके फ्लोएम नहीं पाए जाते, नहीं होते। ठीक है, और जाइलम फ्लोएम के बारे में मैं बता ही चुका हूं। जाइलम का मतलब है, ठीक है, पौधे में पाया जाए संवहनी ऊतक है। जाइलम क्या करता है, जल खनिज लवण को जड़ से लेकर ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है, जहां पर वो भोजन तैयार होता है उसकी सहायता से। और फ्लोएम का क्या कार्य होता है, जो भोजन तैयार हो जाता है और मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में जो संचित होता है, उस भोजन को जितने भी ब्रांचेस हैं पौधे की, जितने भी एरिया है, उस एरिया तक वहां पर ले जाने का कार्य फ्लोएम का होता है, ये जानते हैं। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर भी नहीं पाई जाती, जाइलम फ्लोएम नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पर जो प्रजनन होते हैं, प्रजनन, रिप्रोडक्शन जो होता है, प्रजनन होता है, वो दो तरह से होता है। दोनों तरह, दो तरह कौन है, प्रजनन की दो ही तरफ है भाई। ठीक है, एक लैंगिक जनन, लैंगिक रूप से, लैंगिक या जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रूप से। ठीक है, अब सेक्सुअल रूप से कहने का मतलब होगा कि इसमें मेल पार्ट भी मौजूद होंगे, इसमें फीमेल पार्ट भी मौजूद होंगे। ठीक है, कहने का मतलब नर भाग भी होगा और मादा भी भाग होगा। ठीक है, और अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक ही पार्ट में आपके जो है, ठीक है, नर मादा बोल सकते हैं, एक ही रहता है यहाँ पर, और वहीं से उनका क्या होता है, निषेचन होता है, प्रजनन होता है। प्रजनन या निषेचन की हम बात करें तो दो तरह से यहाँ पर होता है। चलिए, कुछ और यदि हम बातें कर ले तो यहाँ पर जो ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे हैं, तो इसमें आपको याद रखना है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पौधा, ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा पौधा जिसे हम कहते हैं डो डोसोनिया, 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 डोसोनिया नाम का एक पौधा होता है, एक प्रकार का ये घास है, और ये सबसे बड़ा होता है। लगभग इसको हम हिंदी इंग्लिश में भी यही नाम देते हैं, डोसोनिया, सोनिया। ठीक है, लगभग ये 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर के आसपास से क्या होता है, पौधा होता है। और अगर बड़ा पौधा है तो छोटा भी होगा भाई, बड़ा पौधा है तो छोटा होगा। सबसे छोटा अगर पौधे की बात करते हैं इस वर्ग में, ब्रायोफाइटा वर्ग में सबसे छोटा वर्ग तो ज़ूओप्सिस, ज़ूओप्सिस, या इंग्लिश में भी हम वही नाम लिखते हैं, ज़ूओप्सिस। ये जो है, ये भी एक प्रकार का घास है भाई, एक प्रकार का घास है। बस इसकी बात करें तो ये सिर्फ 5 mm, ठीक है, 5 mm की इसकी क्या है, लेंथ है। अगर इसकी बात करें तो 70 सेंटीमीटर होता है। कौन सा, आपका जासोनिया।
ठीक है, तो सबसे बड़ा पौधा आपसे अगर इस वर्ग में पूछा जाता है, ब्रायोफाइटा वर्ग में सबसे बड़ा जो है पौधा तो डाउसोनिया, और सबसे छोटा पौधा ज़ोप्सिस। याद रख लेंगे दोनों बातें। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आगे। इसकी बातें यदि हम करें ब्रायोफाइटा वर्ग के, तो हम चल लेते हैं आगे। चलिए ब्रायोफाइटा के भी आर्थिक महत्व है, इसको भी हम देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व, क्या क्या आर्थिक महत्व है, तो देखिए ये क्या क्या महत्व है भाई। एक तो मृदा अपरदन को रोकता है, मृदा अपरदन को रोकता है। ठीक है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं भाई? ठीक है, जैसे बाढ़ वगैरह आ जाता है तो उसमें जो नदी का पानी है, समुद्र का पानी है, ठीक है, मिट्टी कट कर बह जाती है, और मृदा अपरदन होगा, इसका तात्पर्य है कि वहां जो है प्रॉपर मिट्टी नहीं हो पाएगी, तो उपजाऊ नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां के जो कार्बनिक पदार्थ, वहां जो चीजें हैं जो सहायक करते हैं पौधों को, उनकी जो है उगने के लिए जो सहायक करते हैं पौधों को, कार्बनिक पदार्थ वो नहीं मिल पाता, क्योंकि ये टूट कर ये जो है पानी में बहकर ये चला जाता है। मृदा अपरदन को रोकने का कार्य करता है, मृदा अपरदन को रोकने का कार्य करता है, और साथ ही साथ बाढ़ को रोकता है, बाढ़ को रोकने का काम करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, और इसका कारण ये है कि ये जो ब्रायोफाइटा वर्ग है, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में क्या पाए जाते हैं? अवशोषण की जो क्षमता है वो अत्यधिक होती है। अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। जब अवशोषण की क्षमता अधिक होती है तो जाहिर सी बात है जो पानी आएगा उसको वो अवशोषित कर लेगा, तो ये एक तरह से बाढ़ को रोकने में मदद करता है, रोकने में काम करता है, क्योंकि अवशोषण की शक्ति अत्यधिक होती है और अवशोषित कर लिया, इसलिए मृदा अपरदन भी नहीं होता, क्योंकि अगर मृदा अपरदन हो गया तो वो कट कर निकल जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये इनके महत्व है ब्रायोफाइटा वर्ग के। देखिए कुछ ब्रायोफाइटा है जिनका कार्य होता है, जैसे कि एक ब्रायोफाइटा है जिसका नाम है स्फेग्नम। स्फेग्नम नाम का एक ब्रायोफाइटा है जो ईंधन के रूप में कारगर आता है, ईंधन के रूप में काम आता है। एक ब्रायोफाइटा है जिसका नाम है एस्किमोस स्फेग्नम, और ये चिराग में बत्ती के जगह काम आता है। याद रखेंगे, चिराग में बत्ती की जगह काम आता है। ठीक है, जैसे कि हम जो है मोमबत्ती जलाते हैं तो उसको जो बत्ती रहता है, या बोलते हैं दिया जलाते हैं, उसका जो बत्ती रहता है, चिमनी जलाते हैं जो बत्ती रहता है, तो उसकी जगह इस प्रकार ये जो एस्कोमिस स्फेग्नियम नामक ब्रायोफाइटा का यूज होता है। ठीक है, कई जगहों में ऐसे यूज किए जाते हैं। चलिए, एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है, मॉस नाम का ब्रायोफाइटा है। किस नाम का? मॉस नाम का ब्रायोफाइटा है, और इस मॉस नाम का ब्रायोफाइटा का यूज जो है एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। ठीक है, प्रतिजैविक के रूप में होता है। ठीक है, किसके रूप में? प्रतिजैविक के रूप में या एंटीसेप्टिक के रूप में होता है और मॉस नाम का ब्रायोफाइटा का यूज। ठीक है,
तो देखिए ब्रायोफाइटा में इतनी बातें हैं। अब देखिए ब्रायोफाइटा के अंतर्गत बातें हो गई, ब्रायोफाइटा खत्म हो गया आपका। फिर आपका जो आएगा उसके बाद आएगा टेरियोफाइटा। टेरियोफाइटा, फिर टेरियोफाइटा में अनावृत्ति बीज है, आवृत्ति बीज है, ठीक है, एंजियोस्पर्म है, जियोस्पर्म है, एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, ठीक है। तो ये जो चीजें जो बची हुई है अंतिम में, वो आपका एक क्लास में आपका फिनिश हो जाएगा। जो बाकी की चीजें हैं, ठीक है, वो एक क्लास में आपको फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हमें यहीं पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपका हो गया है, एक क्लास और लगेगा और आपका हो जाएगा पूरा वक्त पादप जगत, ठीक है। तो वर्गीकरण जैसे ही खत्म हो जाएगा हम बायोडायवर्सिटी की तरफ चलेंगे। पर्यावरण का एक भाग है, पर्यावरण का एक चैप्टर है बायोडायवर्सिटी, या जिसे कहते हैं, क्या कहा जाता है उसको हिंदी में, क्या कहते हैं, जैव विविधता। हाँ, बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता, जैव विविधता की तरफ हम चलेंगे। क्या है जैव विविधता, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो ये एक क्लास और है, फिर जैव विविधता देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चलते रहेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को ओवर करते हैं, यहीं पर रखते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।